हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ 40+ एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में है और होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पेपर का नाम क्या है? एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किस क्लास का है? तो बीए थर्ड सेमेस्टर। और पेपर कोड क्या है? तो HSC 201। ठीक है, तो इस पेपर का ये फर्स्ट वीडियो रहेगा और सेकंड में भी कुछ 40+ MCQs को डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे और दोनों को मिला के अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपका जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उससे पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, जो भी समस्या है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंटों को भी मिल जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि शरीर को आहार की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को आहार की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा के लिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर के निर्माण के लिए, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शरीर को आहार की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा निर्माण के लिए भी होती है, शरीर के निर्माण के लिए भी, यानी कि बॉडी बिल्ड करने के लिए भी होती है, और शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए भी आहार क्या होती है? ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अधिक क्रियाशील की श्रेणी में आते हैं। अधिक क्रियाशील की श्रेणी में मतलब कौन से लोग आते हैं? तो मजदूर तथा खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है क्लर्क तथा खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर तथा इंजीनियर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है मजदूर तथा खिलाड़ी। देखिए, मैं अब बता देना चाहती हूँ कि क्रियाशीलता के आधार पर लोगों को 3 तरह से बांटा गया है। कितने तरह से? 3 तरह से, यानी कि सीडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। तो जो हैवी वर्कर्स होते हैं, हैवी वर्कर्स का मतलब क्या? अधिक क्रियाशील। और सीडेंटरी वर्कर्स का मतलब यानी कि कम क्रियाशील। और मॉडरेट का मतलब मध्यम क्रियाशील, यानी कि अधिक और कम क्रियाशील को मिला के मध्यम क्रियाशील कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो अधिक क्रियाशील है यानी कि हैवी जो वर्कर्स हैं, उनकी श्रेणी में कौन आते हैं? तो मजदूर एवं खिलाड़ी आते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मजदूर ज़्यादा काम करते हैं और इनको भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जब भी आहार आयोजन किया जाता है तो क्रियाशीलता को मेन रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना क्रियाशील है, सीडेंटरी है कि मॉडरेट है कि हैवी है। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अधिक क्रियाशील की श्रेणी में आते हैं तो मजदूर तथा खिलाड़ी ये अधिक क्रियाशील की श्रेणी में आते हैं, यानी कि हैवी वर्कर की श्रेणी में आते हैं। अगला है, किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक हो जाती है? किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग क्या होती है? अधिक हो जाती है, यानी कि अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिक और चौथा ऑप्शन है शारीरिक। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है, यानी कि किस कार्य में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? मानसिक कार्य में, बौद्धिक कार्य में, व्यक्तिक कार्य में या शारीरिक कार्य में? तो शारीरिक तौर पे जो काम होता है उसमें पौष्टिक तत्वों की, यानी कि शरीर जब शरीर ज़्यादा क्रियाशील रहता है तो उस वक्त हमें पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अधिक शारीरिक क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है।
ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? तो शारीरिक क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भित पुरुष का वजन कितना माना गया है? यानी कि ICMR ने जो RDA जो रिलीज़ किया है उसमें जो 2020 RDA आया है उसमें पुरुषों का वजन कितना माना गया है? तो पहला ऑप्शन है 80 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 70 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 60 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 50 किलोग्राम। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 60 किलोग्राम पुरुषों का है और 50 किलोग्राम महिलाओं का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुरुषों का वजन पूछ रहा है, तो पुरुषों का वजन 60 kg माना गया है ICMR के द्वारा, ठीक है। और 50 kg किसका, तो स्त्रियों का माना गया है। अगर इससे जिसका भी वजन कम होता है तो वो अंडरवेट यानी कि कुपोषण की श्रेणी में वो आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है उम्र, दूसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उम्र भी आपके आहार आयोजन को प्रभावित करता है, यानी कि हम उम्र को देख के आहार का आयोजन करते हैं। यानी कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए अलग आहार की व्यवस्था होती है, बड़े जो होते हैं उनके अनुसार, उनकी क्रियाशीलता के अनुसार उनके आहार का आयोजन होता है। और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपके आहार को बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये सारे जो भी ऑप्शन है वो सही हैं, उपरोक्त सभी। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में उम्र भी है, क्रियाशीलता भी है और आर्थिक स्थिति भी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा, पूछ रहा है कि शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा कम, मतलब प्रोटीन की आवश्यकता, ऐसे पूछ रहा है कि शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा कम होता है, अधिक, समान, बहुत कम। तो प्रौढ़ शिशु का प्रोटीन, शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि शिशु का जो ये स्टेज है, जो शैशवावस्था है, वो कंस्ट्रक्शन यानी कि बॉडी इस समय क्या होता रहता है, बिल्ड हो, मतलब बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम होता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ से होता है। इसमें बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उनको प्रौढ़ों की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, और इसकी आवश्यकता भी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि बिल्डिंग का काम, बॉडी बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से होता है। आपको आगे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस अवस्था में बच्चे तेज़ी से वृद्धि करते हैं, तो शैशवावस्था है, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कितने उम्र के बच्चे आते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में कितने उम्र के बच्चे आते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 1 से 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 1 से 12 वर्ष। तो आपका इसमें जो दूसरा ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, यानी कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 1300, तीसरा ऑप्शन है 1200 और चौथा ऑप्शन है 1100। तो इसमें जो आपका है वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1300, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कैलोरी आवश्यक होती है वो है 1300 किलो कैलोरी, ठीक है। आगे है, किस पोषक तत्व की ये कैलोरी, मतलब आगे पीछे भी कभी कभार आपके एग्जाम में दे देता है, तो आप 1300 एवरेज मान के चलेंगे, और ऊपर नीचे अगर देता है तो आप उसको अच्छे से अपने कॉमन सेंस को यूज करके
अगर 1300 के जगह पे 1200 दे देता है तो भी वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरह से अच्छे से उसको मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है? रक्त अल्पता का मतलब एनीमिया। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है लौह लवण। तो पूछ रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है? तो वो है लौह लवण, यानी कि आयरन की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी को ही रक्त अल्पता कहा जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैंग एज कहते हैं यानी कि समूहावस्था कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं, या एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समूहावस्था किसको कहते हैं, गैंग एज किसको कहते हैं। तो ये सारे एक ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब हो जाएगा। ठीक है, गैंग एज क्या है, तो गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें बच्चे गैंग बना के, समूह बना के रहते हैं, खेलने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय अवस्था होती है, विद्यालय की अवस्था होती है तो उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, और चौथा है बाल्यावस्था। तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, तो विद्यालयी अवस्था है। ये क्या है, विद्यालयी अवस्था। और प्री स्कूल क्या है, प्री स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं, तो जो बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं वो बच्चे क्या कहाँ जाते हैं, तो प्री स्कूल में जाते हैं, यानी कि मांटेसरी, प्राइमरी, इस तरह के स्कूलों में जाते हैं। ठीक है, और विद्यालय अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किसकी गति तीव्र होती है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए विकास की गति तीव्र होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है विकास की गति तीव्र होती है किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था में। तो शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बच्चे बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, इसलिए इनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है। या इसमें मतलब अगर इस समय प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों के जो बिल्डिंग का काम है, जो शरीर निर्माण करने का कार्य है, वो ठप हो जाता है या बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह कह रहा है कि विकास की गति तीव्र होती है तो किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चे बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। आगे है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संतुलित आहार को किसको, तो बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु है, शारीरिक परिश्रम है, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक अवस्था यानी कि गर्भावस्था हो सकता है, धात्री अवस्था हो सकता है, दुर्घटना, ऑपरेशन, लंबी बीमारी। ये कुछ विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं हैं जो संतुलित आहार को क्या करते हैं, तो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही क्या करते हैं, तो ये सारे ही आपके संतुलित आहार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखित में से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का कार्य है, प्रोटीन का कार्य है तो शरीर निर्माण का कार्य, ऊर्जा देने का कार्य, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन कंस्ट्रक्शन का काम करता है, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने का कार्य करता है, और कभी कभी ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, लेकिन मेन काम क्या है इसका, तो शरीर का निर्माण करना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये बॉडी को बिल्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, तो पहला ऑप्शन है कम हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन है रुक जाती है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है,
शारीरिक जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा और अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था होता है तो 0 से 15 दिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 0 से 15 दिन, देखिए वैसे तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है, लेकिन हरलाख ने इसे 0 से 15 दिन माना है, यानी कि 0 से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक हरलाख के अनुसार शैशवावस्था माना जाता है। कब से? तो जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था को इन्होंने माना है। वैसे शैशवावस्था कितने दिन का होता है, कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था कितने वर्ष का होता है? तो 2 से 6 वर्ष। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया। अगर बाल्यावस्था का अगर पूछता है तो आप उस उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का पूछता है तो आप यहाँ पे 2 से 6 वर्ष को करेक्ट कर देंगे। अगर शैशवावस्था ऐसे पूछता है तो आप 0 से 2 वर्ष करेंगे। अगर हरलाख के अनुसार शैशवावस्था पूछता है तो 0 से 15 दिन, यानी कि मतलब जन्म से 15 दिन। लगभग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है गाय का दूध, तीसरा ऑप्शन है माँ का दूध और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु के लिए माँ का आहार क्या होता है? अमृत तुल्य होता है और सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माता का प्रथम दूध कहलाता है। माता का प्रथम दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रम और तीसरा ऑप्शन है पौष्टिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रम वो सही हो जाएगा। माता के प्रथम दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये पीला गाढ़ा दूध होता है जो बच्चे के पाचन संस्थान को मुख्य रूप से मजबूत करने का कार्य करता है, बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, इसलिए बच्चे को मतलब किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे ही बच्चे को ये दूध, ये जो कोलेस्ट्रम होता है, ये बच्चे को तुरंत ही दिया जाना चाहिए माँ के द्वारा। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रम बच्चे में पाचन शक्ति का विकास करता है, या कह सकते हैं कि पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरक आहार होते हैं। पूरक आहार होते हैं तरल, अर्ध तरल, ठोस। तो उपरोक्त इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पूरक आहार तरल भी होते हैं, अर्ध तरल भी होते हैं और ठोस भी होते हैं। ठीक है, पूरक, और एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि पूरक आहार कब से कब तक दिया जाता है। पूरक आहार कब से कब तक दिया जाता है? तो कब से दिया जाता है? तो 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार दिया जाना चाहिए या शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, जो तरल आहार होते हैं वो जूस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि फलों के जो भी जूस होते हैं, रस होते हैं, वो जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या दूध कह सकते हैं, वो तरल पूरक आहार होते हैं। ये कुछ केले की प्यूरी है, बनाना प्यूरी है, तो ये आपका अर्ध तरल हो जाएगा, मसला हुआ भोजन हो जाएगा। और तीसरा है ठोस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्किट है। तो बच्चे में जब दांत आने लगते हैं तो उनको इस तरह के ठोस आहार दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की प्राप्ति का सर्वसुलभ साधन है, तो वो कौन है? आपको इमेज देख के पता चल गया होगा। तो सूर्य हैं। कौन है? तो सूर्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से क्या होता है?
थायमिन की कमी से होता है क्या? तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है रक्तअल्पता। तो थायमिन की कमी से यानी कि विटामिन B1 की कमी से, B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। और थायमिन की कमी से क्या होता है? तो बेरी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और आयरन की कमी से रक्तअल्पता नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक है। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो विटामिन एवं प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है कार्बोज एवं वसा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो है कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि अस्थियों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आईसीएमआर का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरडीए का विस्तृत रूप है। आरडीए का विस्तृत रूप है तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि अनुशंसित आहार भत्ता। जो आईसीएमआर ये क्या है? तो ये एक तरह का रिपोर्ट है जिसे आईसीएमआर या निन जारी करते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की न्यूट्रिशन या किस तरह का वजन या किस तरह का भोजन लेना चाहिए, या किशोरावस्था में किस तरह का भोजन रहना चाहिए और कितने पौष्टिक तत्वों की मांग होती है। ये सारे जो भी क्या कह सकते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, या कह सकते हैं कि किशोरावस्था में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आरडीए के द्वारा ही पता चलता है। आरडीए हमको ये सब बताता है कि हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वयः संधि की अवस्था होती है तो 13 से 15 वर्ष, 14 से 16 वर्ष और 0 से 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 13 से 15 वर्ष ये वयः संधि यानी कि पॉवर्टी की अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में वसा का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि पाचन संस्थान कमजोर हो जाती है, उत्तकों के रूप में जमा होकर वजन बढ़ाती है, तीसरा ऑप्शन है हृदय संबंधी बीमारी उत्पन्न करती है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा चौथा ऑप्शन। वृद्धावस्था में वसा क्या करता है? तो पाचन संस्थान कमज़ोर होता है, इसके वजह से ये पचने में थोड़ा सा जटिल होता है, यानी कि वृद्धावस्था में वसा पचता नहीं है, बहुत कम पचता है, इसलिए वृद्धावस्था में वसा को अवॉइड करना चाहिए, वृद्धों को वसा रहित भोजन देना चाहिए। ठीक है, मतलब कम वसा देना चाहिए। अगला और ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में, ये देखिए आपके डीडीयू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो पहला है ऑप्शन 300 किलो कैलोरी, 400 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 500 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है, यानी कि प्लस करके। ठीक है, जो ऐसे नॉर्मली जो कैलोरी ली जाती है उसमें जैसे नॉर्मल स्त्रियों की कैलोरी कितनी होती है? तो 2500। कितनी होती है? तो 2500, और उसमें प्लस करके 300। जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उसमें प्लस करके अतिरिक्त कैलोरी 300 और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 2800 कैलोरी गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली दाल
और चौथा ऑप्शन है चावल। तो सोयाबीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अंडे में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मूंगफली एवं दाल में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और एक चावल में ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा चावल, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में स्टार्च पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी कहलाती है। वयस्कों में, किसमें, तो वयस्कों में। तो कह रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा ऑप्शन है रिकेट्स, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये लगभग कैल्शियम की सारी ही कमियां हैं, लेकिन वयस्कों में पूछ रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। और जब वृद्धों में यही कमी होती है, कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जब बच्चों में इनकी कमी होती है तो उसको रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ वयस्कों में पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। वयस्कों में पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अगर इसके जगह पे वृद्धों में पूछ देता तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता, और अगर इसके जगह पे बच्चों में पूछ देता, शिशुओं में पूछ देता, तो वो क्या हो जाता, रिकेट्स हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, तो ए राइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई, और चौथा ऑप्शन है सी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की आवश्यकता कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण हेतु होती है, यानी कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा, हमारी बॉडी इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था का समय कब से कब तक होता है। भ्रूणावस्था का समय कब से कब तक होता है, तो कह रहा है कि 0 से 2 सप्ताह, और 2 सप्ताह से 2 माह, तीसरा ऑप्शन है 2 माह से 9 माह, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 सप्ताह से 2 माह तक भ्रूणावस्था का समय होता है, टाइम पीरियड होता है। और इससे पहले ये गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो एक होता है जाइगोटिक पीरियड, यानी कि डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, और फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो जो जाइगोटिक स्टेज होता है वो 0 से 2 सप्ताह होता है, यानी कि डिंबावस्था 0 से 2 सप्ताह तक, और भ्रूणावस्था यानी कि जाइगोटिक भ्रूणावस्था कितने सप्ताह का होता है, तो 2 सप्ताह से 2 माह का होता है। और जो फीटस का स्टेज होता है, यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो होती है वो 2 माह से 9 माह तक होती है, जन्म तक होती है। ठीक है, तो इस तरह समझ में आ गया। अगर भ्रूणावस्था पूछता है तो 2 सप्ताह से 2 माह, अगर डिंबावस्था पूछता है तो 0 से 2 सप्ताह, और अगर फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था पूछता है तो आप 2 माह से 9 माह को करेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, स्तनपान से शिशु, कह रहा है कि स्तनपान से शिशु आंत में एक विशेष प्रकार के जीवाणु की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जीवाणु की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का। तो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आंत में स्तनपान से क्या होता है, तो शिशुओं के आंत में एक विशेष प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास कब से प्रारंभ होता है, तो गर्भाधान से, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बचपनावस्था से, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था से। तो गर्भाधान से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, और ये कब तक चलता है, तो कब्र तक चलता है। कहा जाता है कि वुम्ब टू टुम्ब, विकास कब से कब तक चलता है, तो वुम्ब टू टुम्ब यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, माँ का दूध होता है सुपाच्य, अमृततुल्य, लाभदायक, उपरोक्त सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माँ का दूध सुपाच्य भी होता है, अमृततुल्य भी होता है,
यानी कि अमृत से उसकी तुलना है और लाभदायक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि होती है गुणात्मक, मात्रात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि आपकी होती है मात्रात्मक, यानी कि इसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, इसलिए वो होती है गुणात्मक। इस तरह से आप एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो टाइम भी कम लग रहा है और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वृद्धि की जगह पे विकास पूछ देता है कि विकास होता है, तो वो होता है गुणात्मक, और वृद्धि क्या होती है तो मात्रात्मक। विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास का क्षेत्र होता है सीमित, व्यापक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकास का क्षेत्र क्या होता है तो व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र व्यापक होता है और वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। तो विकास की जगह पे अगर वृद्धि होता है तो आप सीमित करेंगे, और विकास अगर पूछा गया है तो यहाँ पे व्यापक को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और भी सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव विकास कैसी प्रक्रिया है। एक और भी क्वेश्चन है जिसको देख लेंगे हम लोग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि 39वां क्वेश्चन है, 40वां को अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव विकास कैसी प्रक्रिया है। मानव विकास कैसी प्रक्रिया है तो सतत, जीवन प्रयत्न प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतत प्रक्रिया यानी कि ये हमेशा चलती रहती है, और जीवन प्रयत्न तक चलती है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, यूनिवर्सल है, यानी कि ये एक जगह नहीं पूरे पृथ्वी पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन है तो वंशानुक्रम है, और आहार है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम से ही हमें कुछ हमारी पूर्वजों से कुछ विशेषताएं मिलती हैं जिनको वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी कि पूर्वजों से जो विशेषताएं हमको प्राप्त होती हैं उनके योग को क्या कहा जाता है तो वंशानुक्रम कहा जाता है। आहार भी प्रभावित करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि से एक वृद्धि हार्मोन निकलता है, अगर वो ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो वृद्धि बिल्कुल खली के जैसे, यानी कि खली को आपने देखा होगा, उनकी हाइट बिल्कुल लंबी है और लंबे चौड़े हैं वो। ठीक है, तो इस तरह हार्मोन्स भी क्या करते हैं हमारे शरीर के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो अब लास्ट क्वेश्चन है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स है, चलना, दौड़ना, तैरना, उपरोक्त सभी। तो आपका ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलना, दौड़ना, तैरना, ये सारे ही ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। और ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और भी सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।